संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सहजन की खेती करके किसान होंगे मालामाल। फसलों को कीट रोगों से बचाने के लिए करें मृदा का सोलिराइजेशन। सहजन एक बहुउपयोगी पौधा है। कम लागत में तैयार होने वाली इस फसल की खेती से किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। इस फसल की खासियत यह है कि इसकी एक बार बुआई के बाद 4 साल तक उत्पादन मिलता है। इन सभी फायदों को देखते हुए आप भी सहजन की खेती करना चाहते हो तो कैसे करें इसकी खेती, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर। सहजन बहुवार्षिक कमजोर तना और छोटी छोटी पत्तियों वाला लगभग 10 मीटर से भी ऊंचा पौधा होता है, जो न सिर्फ उत्पादन ज्यादा देता है बल्कि यह प्रोटीन, लवण, लोहा, विटामिन बी और विटामिन सी से भरपूर है। मैं आज आपको सहजन, जिसे आम भाषा में मुनगा भी कहा जाता है, की खेती और उसके पोषण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी और उसके उपयोग के तरीकों के बारे में बताऊंगा। यह एक बहु उपयोगी पोषण से भरा हुआ एक वृक्ष है। इसकी फली, पत्तियां, पुष्प और इसकी जड़ें पोषण से भरपूर हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य तत्व जैसे बीटा कैरोटीन और विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनसे शरीर में भिन्न भिन्न रोगों की रोकथाम होती है। प्रजातियों का जो चयन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल की उत्पादन में प्रजाति है उसका उपयोग अलग अलग प्रकार की उपयोगिता के हिसाब से किया जाता है। कि जैसे अगर हमें हाई डेंसिटी, मतलब जिसको कहते हैं सघन उत्पादन लेना है, तो PKM1 एक बहुत अच्छी प्रजाति है। दूरी के लिए लेने के लिए PKM2 और PKM3 बहुत उम्दा प्रजाति हैं। इसके अलावा ज्योति 1, ज्योति 2 नाम की 2 वैरायटियाँ हैं जिनका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। परंतु व्यावसायिक खेती के लिए साल में 2 बार फल देने वाले सहजन के लिए 6 से 7.5 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर पाई गई है। मुनगे की खेती करने के लिए अभी जो जून का समय चल रहा है, यह एक उपयुक्त समय है। इसके लिए मुनगा की खेती 2 प्रकार से की जा सकती है। एक, खेत पर सीधे रोपाई करके, या फिर मुनगे के बीजों को छांव में छोटी छोटी पन्नियों में बीजों एक 2 बीज एक पॉलीथीन में, छोटी छोटी पॉलीथीन में रोप कर आप उसको छांव में विकसित कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। साल में 2 बार फलन के लिए बीज से प्रवर्धन करना अच्छा होता है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौधे
1 महीने में लगाने योग्य तैयार हो जाते हैं। और फिर बरसात आने पर आप उनको गड्ढों के द्वारा खेत में रोप सकते हैं या मेड़ पे रोप सकते हैं, या जहां आपके पास ज़मीन हो आप कम पौधे रोप सकते हैं, घर के उपयोग के हिसाब से रोप सकते हैं। सहजन के पौध की रोपनी गड्ढा बनाकर की जाती है। खेत को अच्छी तरह से साफ करने के बाद उसमें 2.5 गुणे 2.5 मीटर की दूरी पर 45 गुणे 45 गुणे 45 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं तथा रोपाई के लिए वर्षा होने तक का इंतजार किया जाता है। ऐसा करने के बाद जो हमारे तैयार किए गए पौधे हैं, जिनकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट या उससे कम हो, उनको उचित दूरी पर, जैसे 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 मीटर की अंतर पर इनको रोपें। और बरसात के मौसम में अगर आप सिंचाई दे रहे हैं तब आप इन्हें सिंचाई दें, और अगर बरसात हो रही है तो इनके आसपास थाला ना बनाएं, इन पर मिट्टी चढ़ा के रखें, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में जड़ों के आसपास इकट्ठा हुआ पानी तनों को, छोटे छोटे पौधों के गलन कर देता है, इसलिए थाला ना बनाएं, या फिर जल निकासी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करके रखें। और जब पौध लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, साथ ही 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर फूल के झड़ने की समस्या होती है। फसल सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है कि हम फसल में लगने वाले कीड़ों को जानें। वैसे तो सहजन के पौधे में विशेष कोई कीट या रोग का प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो पौधा किसी भी स्थिति में तना गलन, जिसको हम रूट राट भी कहते हैं, हो जाता है। इससे बचाव के लिए हम जल निकास की उचित व्यवस्था करें, और अगर भराव की स्थिति बनती है तो रेडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रेंचिंग करें। इसके अलावा कुछ कीट व्याधियाँ भी उसमें आती हैं, जिसके लिए हम नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसका पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा होता है तथा 90 से 100 दिनों में इसमें फूल आता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधे से 65 से 70 सेंटीमीटर लंबा तथा औसतन 6.3 सेंटीमीटर मोटा 200 से 400 फल या 40 से 50 किलो फल मिलता है। यह काफी गूदेदार होता है तथा पकाने के बाद इसका 70% भाग खाने योग्य होता है। इसके पौध से 4 से 5 वर्षों तक पेड़ी फसल ली जा सकती है। प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से 1 मीटर छोड़कर काटना आवश्यक होता है, जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज और अच्छी क्वालिटी के पत्ते प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके पत्ते भी बहुत पोषक होते हैं, और इसके पत्तों को हमें जैसे हम चने की भाजी खाते हैं उस रूप से हम खा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पॉली हाउस में लगातार खेती करने से कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप होने लगता है, तो इसके लिए आप मृदा को सॉलिडाइजेशन करें ताकि आप इस तरह की समस्या से बच सकें। आज हम आपको एक प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवा रहे हैं, जो कि पॉली हाउस में मृदा का सॉलिडाइजेशन कर रहे हैं। पॉली हाउस की खेती में पानी और खाद की जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत होती है खेत को स्टेरलाइज करने का, जीवाणु मुक्त करने की। तो मैंने पॉली हाउस लगा रखा है, तो इसमें ज़मीन के जीवाणु कीटाणुओं को मारना सबसे बड़ी चुनौती होती है। चलो ऊपर के जीवाणु कीटाणुओं को मारना तो स्प्रे वगैरह करके हो जाता है, लेकिन ज़मीन के अंदर का जीवाणुओं को या रोगाणुओं को मारना बहुत टिपिकल काम हो जाता है, और बहुत सारे केमिकल देने पर भी पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है।
मृदा जनित कीट, रोग और खरपतवारों का नियंत्रण किसानों के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके लिए किसान मृदा सौरीकरण करते हैं। ये किसान भी इन्हीं सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पॉली हाउस में हर साल सॉइल सोलराइजेशन करते हैं। सूर्य की किरणों से हम इस पॉली हाउस की ज़मीन को जो है वो कीटाणु मुक्त करते हैं। तो उसके लिए विधि यह है कि पुरानी फसलों के अवशेषों को पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया जाता है पहली बार, और उसके बाद में उसमें पलेवा करके और उसकी बाजोत की जाती है और गहरी जुताई की जाती है। गहरी जुताई करने के बाद ज़मीन को सुखाया जाता है अच्छी तरह से। उसके बाद ज़मीन को लेवल करके उसके बाद में उसको बिल्कुल लेवल करने के बाद में पूरे खेत को दोबारा से पड़ाव किया जाता है और पानी अच्छी तरह से उसमें गिलाया जाता है। पानी को पूर्ण रूप से गिलाने के बाद में इसमें लेटरल बिछाई जाती है, जो ड्रिप की लाइन होती है वो बिछाई जाती है पड़ाव करने के बावजूद भी। लेटरल बिछाने के बाद में हम इसमें शीट लगाते हैं। तो शीट लगाने का सीधा सिद्धांत ये है कि बिल्कुल पूरी ज़मीन को हम एयर टाइट करते हैं, ऊपर की हवा ऊपर और नीचे की हवा नीचे। और उसका काम ये होता है कि जब नीचे पानी पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उससे अंदर ऊष्मा पैदा होगी, भाप पैदा होगी और वो भाप गर्म होकर जीवाणुओं को मारती है। इसका सिद्धांत यह है। तो इसके लिए हम पूरे खेत को पॉलीथीन से ढकते हैं और ढकने के बाद में उसको अच्छे से टेप वगैरह लगा के, मिट्टी वगैरह लगा के उसको अच्छी तरह से एयर टाइट करते हैं। एयर टाइट करने के बाद में उसमें फिर ड्रिप जो हमने बिछाई थी उसमें फिर पानी चलाते हैं, और जैसे जैसे पानी चलाते हैं तो उसमें अच्छी तरह से पड़ाव हो जाता है। उसके बाद में पूरे पॉली हाउस को हम पैक कर देते हैं। ऊपर के जो छाया वाले पर्दे हैं उनको बिल्कुल इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करने के बाद में चारों तरफ के जो पर्दे, जो हवा वाले पर्दे हैं, उनको बिल्कुल डाउन कर देते हैं और पॉली हाउस के अंदर तापमान का बढ़ोतरी करने के लिए सारे काम किए जाते हैं। तो जब मई और जून का महीना इसके लिए सबसे उत्तम होता है, क्यों इसी वक्त सूर्य की किरणें अपने पूरे जोर पर होती हैं। तो मई और जून में हम ये काम करते हैं, हमेशा हर साल का ये काम है। तो जैसे जैसे सूर्य किरणें पड़ेंगी तो अंदर इसमें गर्म भाप पैदा होगी। गर्म भाप पैदा होने के बाद में ये कीटाणुओं को मारती जाती है। जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, निमाटोड होते हैं, और भी फंगस और बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह जो भी ज़मीन में होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं इससे। सूक्ष्म जीवाणु और कीटाणुओं का नाश करने के लिए निमाटोड और जो फंगस बैक्टीरिया वगैरह है उनका ज़मीन में उनका नाश करने के लिए सबसे उत्तम और जैविक तरीका है। जैविक तरीका इसलिए है कि उनको ख़त्म करने के लिए जब और दूसरे रसायनों का फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह का जो अपन उपयोग करते हैं तो उससे ज़मीन में जो मित्र कीट हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और उसके अंश जो हैं वो अपने प्रोडक्शन में भी आते हैं। तो उसको त्यागने के लिए हमने सीधा सागे जो उपाय है सबसे बेहतर उपाय है और इससे बढ़िया पॉली हाउस में कीटाणुनाश करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मृदा सौरीकरण के लिए पतली पारदर्शी प्लास्टिक चादर का उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि के तापमान में बढ़ोतरी होती है और ये तापमान रोगजनक कीटों को नष्ट करने में प्रभावी होता है। ये एक बहुत ही सरल और प्रभावी विधि है। साथ ही ये खरपतवारों के बीजों को नष्ट करने में भी सहायक है। इस सोलराइजेशन को हम इसी पोजीशन में हम 35 से 45 दिन तक इसको रखते हैं और बीच बीच में जो हमने लेटरल बिछाई थी, ड्रिप की लाइन बिछाई थी, उसके थ्रू हम पानी देते रहते हैं। तो उसमें जो पानी लीच आउट हो जाता है, नीचे ज़मीन में चला जाता है, तो उसकी भरपाई फिर से करते रहते हैं ताकि भाप बढ़ने में किसी तरह की कोई कमी नहीं आए। और इसके लिए मई और जून का महीना सबसे उत्तम होता है और हम हर साल इस 2 महीनों में से कभी भी हम 35 से 45 दिन की अवधि निकालते हैं ऐसी, जिसमें हम सोलराइजेशन कर सकें। जब इसको 35 से 45 दिन की अवधि पूरी हो जाएगी उसके बाद में हम शीट को हटा देते हैं और ज़मीन को ज्यों की त्यों हम करीब 7 दिन के लिए, 1 सप्ताह भर के लिए हम इसको ज्यों की त्यों छोड़ देते हैं। उसका फ़ायदा यह होता है कि एक तो जो पानी होता है, अतिरिक्त पानी होता है, वो लीच आउट हो जाता है और उड़ जाता है और उसके अलावा जो अपने जो मित्र जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो वो भी दोबारा से रिकवर हो जाते हैं। तो ज़मीन के जब नीचे चले जाते हैं तो वापस वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाते हैं जब इसका टेम्परेचर ज़मीन का कम होने लगता है। और सप्ताह भर के बाद में उसको छोड़ने के बाद में ज़मीन की बुआई जुताई दोबारा करते हैं, लेवलिंग करते हैं। उसके बाद में हम नई फसल लगाने के लिए उसमें बेड वगैरह बना के नई फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये किसान साल में एक बार गर्मी के मौसम में अपने पॉली हाउस में मृदा का सोलराइजेशन करते हैं, जिससे इन्हें फसलों में लगने वाले भूमिगत कीट रोगों का सामना नहीं करना पड़ता और फसल से
अच्छी पैदावार मिलती है। जहाँ तक कॉस्ट की बात है तो इसकी जो ये शीट आप देख रहे हैं, शीट करीब 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आती है और 4000 वर्ग मीटर जो पोलिया हाउस है उसमें करीब 18,000 रुपये की ये शीट की कॉस्ट होती है। और उसके अलावा टेप वगैरह है तो टेप करीब 1500 से 2000 रुपये की टेप आ जाती है और करीब 8 से 10,000 रुपये की मजदूरी लग जाती है। बुआई जुताई कुल मिला करीब 35 से 40,000 रुपये का हमें ये खर्च वहन करना पड़ता है। लेकिन चलो ठीक है, और जो रासायनिक हम खेती करें उससे तो बेहतर है, उसमें भी खर्चा कम नहीं पड़ता है इससे, और उसके बावजूद भी उसका पूरा फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है। इसका 100% हमें फ़ायदा मिलता है। इसके एक साल में एक बार करने के बाद में पूरे साल हम 2 फसलें लेते हैं तो 2 फसलों में किसी तरह का ज़मीन की तरफ से हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। इसमें नेमाटोड और फंगस वगैरह की किसी भी तरह की कोई बीमारी है वो आने की संभावना बिल्कुल न्यूनतम हो जाती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम कुदरी, जिला सूरजपुर के किसान हरिहर प्रसाद ने। आप धान की उन्नत किस्म और नर्सरी तैयारी पर जानकारी चाहते हैं तो हरिहर प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंक। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य में धान की खेती मुख्यतः खरीफ मौसम में की जाती है, जहां एक तरफ रबी फसल की कटाई के समय कोविड-19 महामारी का प्रकोप रहा, वहीं दूसरी तरफ असामयिक बारिश के कारण रबी फसल को जो हानि हुई है उसका ध्यान में रखते हुए खरीफ मौसम में धान की बुआई के लिए योजनाबद्ध तरीके से खेती करने की आवश्यकता है। पहली जलवायु है अपलैंड, जिसे हम लोग ऊपरी ज़मीन भी कहते हैं। इस जलवायु में पानी नग्न के बराबर लगी रहती है। इसमें अगात वैरायटी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे रिछारिया, धनलक्ष्मी, सहभागी। दूसरी है मीडियम लैंड, जिसमें मध्यम वर्ग की वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें 20 से 25 सेंटीमीटर तक पानी हमेशा लगी रहती है। इसमें 100 से 120 दिन की वैरायटी जैसे राजेंद्र भगवती, राजेंद्र श्वेता, प्रभात आदि का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी है लो लैंड, जिसमें निचली ज़मीन हम लोग कहते हैं। इसमें 40 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश की पानी हमेशा लगी रहती है। इसमें हम लोग लंबे अवधि की वैरायटी जैसे राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा सवन इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप धान की 1 एकड़ की रोपाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए महीन धान की 12 किलोग्राम, मध्यम धान हेतु 14 किलोग्राम और मोटे धान हेतु 16 किलोग्राम तथा संकर धान की 2 से 3 किलोग्राम की प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ अगर हम धान के बीजों को 10% नमक के घोल में उपचारित करेंगे तो हल्के व अस्वस्थ बीज ऊपर आ जाएंगे, जिसको छानकर आप अलग कर लें। यह ध्यान रखें कि जो बीज बो रहे हैं उनकी न्यूनतम अंकुरण क्षमता 80% रहनी चाहिए। धान के बीज को रात भर भिगोकर 24 से 36 घंटे जूट के बोरे में ढककर छाया में रख दें ताकि बीज अंकुरित हो जाएं। जैसा कि बीज जनित बीमारियों के उपचार के लिए हम लोग बेविस्टिन से या कार्बेंडाजिम से बीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और हम लोग चाहे तो अच्छे क्वालिटी का बीज जो प्रमाणित संस्थान है उस संस्थान से हम बीज का परचेज कर सकते हैं। इसके लिए जो भी बीज हम लोग परचेज करें उसका स्लिप अवश्य रखें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 जून के आसपास धान का बिचड़ा गिराने का समय हो जाता है। इस समय हम लोग बिचड़ा गिरा सकते हैं और 15 से 20 दिन के बिचड़े को 15 जुलाई के आसपास हम लोग खेत में ट्रांसप्लांट कर दें।
किसान भाई, अगर हम लोग इस समय खेत का सही तरीके से तैयार करें तो खाद का उपयोग भी कम कर सकते हैं। इसके लिए जो हम लोग का रिकमेंडेड डोज है धान में 120, 60, 40, उसके अनुपात में हम लोग खाद का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, वेट या गीली विधि काफी प्रचलित है। इस प्रकार नर्सरी तैयार करने के लिए खेत को सूखी अवस्था में 2 से 3 बार जुताई कर देना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं। उसके बाद तैयार नर्सरी क्षेत्र में 2-3 इंच तक पानी भरकर खेत में पड़लर चलाकर एकदम मुलायम बना लेते हैं। इसके बाद नर्सरी बेड तैयार करना चाहिए। यदि आप प्रति एकड़ खेत की रोपाई करना चाहते हैं तो आपको 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी बेड तैयार करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। खरीफ अरहर की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई, अजोला इकाई निर्माण की तकनीक और उपयोगिता, किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।